समर में घाव खाता है उसी का मान होता है। बेटा मेहनत करनी है तुमने। समर में घाव खाता है उसी का मान होता है, छिपी वेदना में अमर वरदान होता है। सर्जन में घाव खाता है जो छेनी और हथौड़ी से, जैसे कोई पत्थर छेनी और हथौड़ी से सर्जन बनते समय मार खाता है, वही पत्थर किसी मंदिर में भगवान होता है। उसने कहा था, भाई किसने कहा था? तो आपको पता लगेगा कि किसने कहा था। ये एक प्रेम की कहानी है, और अब इसे आप सच्चा प्रेम कह लीजिए, या फिर पागल प्रेम कह लीजिए, या फिर अन्य आप कुछ भी कहिए, पर कुल मिलाकर ये प्रेम की कहानी है। जय हिंद। मैं विजयकांत सत्यज इस्तकबाल करता हूं आप सभी का पीडब्ल्यू के इस मंच पर हुंकार बैच के अंतर्गत बिहार बोर्ड की ये क्लासेस में आज हम आपको कराने वाले हैं उसने कहा था कहानी। ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी है, और प्रारंभिक समय में जो कहानियां लिखी गई उनमें सबसे बेहतरीन कहानियों में से ये एक है। इसमें फ्लैशबैक पद्धति का भी यूज हुआ है जी। जैसे जब आप मूवीज वगैरह देखते हैं कि कुछ सीन चला फिर पता लगा अरे ये तो पहले का है, ये फ्लैशबैक है। तो फ्लैशबैक पद्धति का यूज सबसे पहले कहानियों में चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने ही किया। और कौन सी कहानी में किया था? तो उसने कहा था। भाई किसने कहा था? तो आपको पता लगेगा कि किसने कहा था। ये एक प्रेम की कहानी है, और अब इसे आप सच्चा प्रेम कह लीजिए, या फिर पागल प्रेम कह लीजिए, या फिर अन्य आप कुछ भी कहिए, पर कुल मिलाकर ये प्रेम की कहानी है। ये किसकी कहानी है जी? प्रेम की कहानी है। ठीक है, तो आइए इसे शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। कमेंट सेक्शन में एक बार जय हिंद जरूर लिख देंगे सेशन पूरा होने के बाद सभी साथी। इन पंक्तियों के साथ आज के इस सेशन को शुरू करते हैं कि समर में घाव खाता है उसी का मान होता है। बेटा मेहनत करनी है तुमने। समर में घाव खाता है उसी का मान होता है, छिपी वेदना में अमर वरदान होता है। सर्जन में घाव खाता है जो छेनी और हथौड़ी से, जैसे कोई पत्थर छेनी और हथौड़ी से सर्जन बनते समय मार खाता है, वही पत्थर किसी मंदिर में भगवान होता है। तो बेटा अगर किसी पत्थर को भगवान बनने के लिए मेहनत करनी पड़ रही है, तो तुम्हें भी सफल होने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तुम्हें भी लगातार पढ़ना पड़ेगा, रात रात भर पढ़ना पड़ेगा, रात दिन एक करना पड़ेगा, चोटी का पसीना एड़ी तक आ जाएगा, कई बार उत्तर लिखते लिखते हाथों में दर्द हो जाएगा, पर इतनी प्रैक्टिस कर डालो, इतने उत्तर लिख डालो कि कहीं से एग्जामिनर कुछ पूछ ले तो आप तुरंत उसका जवाब दे पाए। न तो टाइमिंग का ही इशू आए, न फिर अन्य कुछ, चाहे वो एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस हों, चाहे वो लिखित वाले प्रश्न हों, आप हर प्रश्न का उत्तर बखूबी दे पाओ। आइए आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। टॉपिक है हमारा उसने कहा था। यह है क्या जी? कहानी। उसने कहा था। ठीक है जी, इस कहानी को हम समझ रहे हैं। है किसकी ये कहानी? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की ये कहानी है। जन्म कब हुआ था इनका? मित्र 7 जुलाई 1883 को इनका जन्म हुआ था। निधन 12 सितंबर 1922। 12 सितंबर 1922 को इनका जन्म हुआ था। भाई 12 सितंबर 1922 को इनका निधन हुआ था, और 7 जुलाई 1983 को इनका जन्म हुआ था। कहां जन्मे थे ये? जयपुर राजस्थान में। तो राजस्थान निवासी हैं। मूल निवास है इनका गुलेर नामक ग्राम, इसीलिए इन्होंने गुलेरी नाम रखा जी। गुलेरी इनका इसीलिए नाम है। गुलेर नामक ग्राम, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। मूल निवासी है यहाँ के, लेकिन जन्मे कहां थे? तो जयपुर में जन्मे थे। पिता हैं इनके पंडित शिवराम जी। शिक्षा, बचपन में संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। बचपन में जी इन्होंने संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। 1899 में इलाहाबाद तथा कोलकाता विश्वविद्यालयों से क्रमशः एंट्रेंस तथा मैट्रिक। 1901 में कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट। 1903 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किया।
इसके बाद देखिएगा 1904 में जयपुर दरबार की ओर से खेतड़ी के नाबालिग राजा जयसिंह के अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आ गए। कहां आ गए जी? अजमेर में। मेयो कॉलेज अजमेर में आ गए। कैसे आए? तो 1904 में जयपुर दरबार की ओर से भाई खेतड़ी के जो नाबालिग राजा थे जयसिंह के अभिभावक बनकर आए थे। जयपुर भवन छात्रावास के अधीक्षक 1916 में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बने। अंतिम दिनों में मदन मोहन मालवीय के निमंत्रण पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्राच्य विभाग के कार्यवाहक प्राचार्य तथा मनीन्द्र चंद्र नंदी पीठ के प्रोफेसर रहे। संपादन किसका किया इन्होंने? तो इन्होंने समालोचक नामक पत्रिका का संपादन किया। काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका का इन्होंने संपादन किया। ये था लेखक परिचय। इसी में कुछ इनकी कहानियां हैं, इन्हें देखिएगा। वैसे तो इन्होंने और भी कहानियां लिखी हैं जो यहां दिख रही हैं, लेकिन इनकी एक कहानी जो विख्यात हुई, जिनके कारण इन्हें प्रसिद्धि मिली, वो है उसने कहा था। बाकी इनकी कहानियां देखिएगा। सुखमय जीवन 1911, बुद्ध का कांटा 1911 और उसने कहा था ये 1915 की कहानी है। प्राच्य विद्या, इतिहास, पुरातत्व, भाषा विज्ञान और समसामयिक विषयों पर निबंध लेखन ये इन्होंने किया। कछुआ धर्म, मारे सिमोही कुठाव, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, डिंगल, संस्कृत की टिपरारी, देवना प्रिय आदि प्रमुख इनके निबंध रहे हैं। निबंध भी लिखे हैं इन्होंने, जिनमें कछुआ धर्म और मारे सिमोही कुठाव ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। कछुआ धर्म और मारे सिमोही कुठाव। आगे देखिएगा, इनके अतिरिक्त अनुवादों की बाढ़, खोज की खाज, क्रियाहीन हिंदी, वैदिक भाषा में प्राकृतपन आदि टिप्पणियां भी प्रकाशित हैं। अंग्रेजी में ए पोयम ऑफ भास, ए पोयम ऑफ भास, ए कंटेम्परेरी ऑन वात्सायन कामसूत्र, द लिटरेरी क्रिटिसिज्म आदि निबंध इन्होंने लिखे। देश प्रेम को लेकर कुछ कविताएं भी लिखी हैं। ये पूरा इनका लेखन रहा है। पर इस पूरे लेखन में भी एक रचना जिसने इन्हें सबसे ज्यादा प्रसिद्ध किया वो है उसने कहा था, और इसी को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। उसने कहा था। किसने कहा था जी? उसने कहा था। उसने कौन है वो वो अभी आपको पता लगेगा कहानी में। ठीक है, पंक्ति दर पंक्ति हम चीजों को पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। आनंद आने वाला है। अगले 1 घंटे ऐसे सुनिए जैसे आप कहानी सुन रहे हैं, इधर से उधर नहीं भटकना है। ऐसा नहीं कि भाई क्लास देखते देखते नीचे भाई स्क्रॉल करके रील्स देखने चले जा रहे हो। पतली कमरिया मोरे आय हाय हाय हाय, और क्या है वो, देखिएगा। कह रहे बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जवान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बंबूक काट वालों की बोली का मरहम लगावे। इन्हें क्या लगाना चाहिए? इन्हें भाई अमृतसर के बंबू काट वालों की बोली का मरहम लगाना चाहिए। कह रहे हैं कि जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ को चाबुक से धुनते हुए इक्के वाले कभी घोड़े की नानी से अपना निकट संबंध स्थिर करते हैं, कभी राह चलते पैदलों की आंखों के न होने पर तरस खाते हैं, कभी उनके पैरों की उंगलियों के पोरों को चीथ कर अपने ही को सताया हुआ बताते हैं, और संसार भर की ग्लानि, निराशा और क्षोभ के अवतार बने नाक की सीध चले जाते हैं। यहां घोड़ों पर होने वाले अत्याचार की बात करें कि कैसे इक्के वाले घोड़ों पर अत्याचार करते हैं। आगे क्या है, तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में, भाई अमृतसर एक तो ऐसा शहर है कि जहां कॉलोनियां बहुत नियोजित है, एक नियोजित शहर है, जैसा हड़प्पा काल में नियोजित शहर हुआ करते थे, उस तरीके से, उससे बहुत उत्तम नियोजित शहर।
तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में हर एक लड्डी वाले के लिए ठहर कर सब्र का समुद्र उमाड़ कर, बचो खालसा जी, हटो भाई जी, ठहरना भाई, आने दो लाला जी, हटो बाछा करते हुए सफेद फेटों, खच्चरों और बतकों, गन्ने और खोमचे और भारे वालों के जंगल में राह खेते हैं। कितने सम्मान से बात कर रही है। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं बचो खालसा जी, हटो भाई जी, ठहरना भाई, आने दो लाला जी, हटो बाछा करते हुए सफेद फेटों, खच्चरों और बतकों, गन्ने गन्ने और खोमचे और भारे वालों के जंगल में राह खेते हैं। क्या मजाल है कि जी और साहब बिना सुने किसी को हटना पड़े। जी और साहब सुने बिना कोई हटता नहीं है, ऐसी भाई नौबत ही नहीं आती है। यह बात नहीं कि उनकी जीभ चलती ही नहीं, ऐसा नहीं है कि उनकी जीभ चलती ही नहीं, पर मीठी छुरी की, भाई जीभ कैसी, तो मीठी छुरी की, मीठी छुरी की तरह महीन मार करती है। कैसी मार करती है? महीन मार करती है, एकदम मीठी छुरी की तरह। आगे कह रहे हैं यदि कोई बुढ़िया बार बार चितौनी देने पर भी लीक से नहीं हटती तो उनकी वचनावली के ये नमूने हैं। जब कोई बुढ़िया बार बार चितौनी, चितौनी यानी कि चेताने के बाद, यानी कि भाई हट जाओ हट जाओ हट जाओ कहने के बाद भी अगर नहीं हटती है तो उनकी वचनावली के ये नमूने हैं। फिर क्या कहते हैं? हट जा जीणे, जोगिये हट जा, कर्मा वालिये हट जा, पुत्ता वालिये बच जा। क्या कह रहे हैं? पुत्ता पुत्ता प्यारिये बच जा, बेटों को प्यार करने वाली बच जा, हट जा, लंबी वालिये, ऐसा कह रहे हैं। अभी भी सम्मान से ही कह रहे हैं जी, अभी भी सम्मान से ही कह रहे हैं। लेकिन इससे पहले क्या कह रहे थे? यहां क्या कि घोड़े की पीठ को चाबुक से धुनते हुए इक्के वाले कभी घोड़े की नानी से अपना निकट संबंध स्थिर करते हैं। कब कैसे करते हैं भाई? मां बहन की गालियां देते हैं तो अपने आप ही संबंध स्थित करने की बात कर रहे हैं। और ऐसा व्यवहार आप भी अपने जीवन में न कीजिएगा दोस्त। समष्टि में इसका अर्थ यह है कि तू जीने योग्य है। तू कैसे है? जीने योग्य है। आगे कह रहे हैं तू भाग्यों वाली है। तू कैसी है? भाग्यों वाली। अरे भाग्यों वाली हट जा, भागों वाली हट जा। कह रहे पुत्रों को प्यारी है, कि तू पुत्रों को प्यारी है, हट जा। अगर कोई बुढ़िया न हटे तब भी उसको ऐसे ही कह रहे हैं पुत्रों को प्यारी है, हट जा। लंबी उम्र तेरे सामने है, अभी तेरी उम्र लंबी है, तू हट जा। आगे कह रहे हैं तू क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है, बच जा। क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है? ऐसे ऐसे बंबू काट वालों के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दुकान पर आ मिले। अब यहां से प्रेम कहानी शुरू होती है। यहां से वो कहानी शुरू होती है जिसका आप सबको था इंतजार। सर कहां, अभी तक तो ये बंबू काट वालों की बात हो रही है, प्रेम कहानी कहां से शुरू हो रही है? बेटा यहां से शुरू हो रही है। यहां से इनका वह चक्कर चलना शुरू होता है। ऐसे बंबू काट वालों के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक पर एक दुकान पर आ मिले। दुकान पर आ मिले भाई, कुछ सामान लेने आए होंगे, ठीक है। उसके बालों और उसके ढीले सुथने से जान पड़ता था कि वो दोनों सिख हैं। उसके बालों और इसके, उसके तो बालों से पता लग रहा है और इसके ढीले सूथने से पता लग रहा है कि दोनों ही सिख हैं। भाई दोनों क्या हैं? तो सिख हैं। वह अपने मामा के केश धोने के लिए दही लेने आया था। वह किस लिए आया था? अपने मामा के केश धोने के लिए दही लेके आया था। केश यानी कि बाल धोने के लिए दही लेने आया था। और यह रसोई के लिए, और यह रसोई के लिए बाड़ियां लेने आई है। भाई रसोई के लिए क्या? बड़ियां लेने आई। बड़ियां, बड़ी बनाते ना, तो रसोई के लिए बढ़िया लेनी आई है और वो दही लेने आया है मामा जी के केश यानी कि बाल धोने के लिए। आगे देखिएगा, दुकानदार एक परदेसी से गुथ रहा था जो शेर भर गीले पापड़ों की गड्डी को गिने बिना ठहता न था।
तो जो दुकानदार है वो किसी परदेसी ग्राहक से कुछ बातचीत में लगा हुआ था, उसके साथ उस समय गुथा हुआ था। इन दोनों का नैन मटक्का हुआ, ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। अच्छा जी, अब लड़का कह रहा है तेरे घर कहां है? देख रहे हो, लड़के ने भाई बात शुरू की है, कह रहे तेरे घर कहां है? वो कह रहा है मगरे में। और तेरे? मेरा घर मगरे में है। और तेरे? कह रहे माझे में। यहां कहां रहती है? वो क्या कह रही है भाई, माझे में। और कहां, यहां कहां रहती है? उसने बता दिया कि मैं तो माझे में रहता हूं, और तू यहां कहां रहती है? कह रहे कि अतर सिंह की बैठक में वे मेरे मामा होते हैं। कहां आया है वो? अतर सिंह की बैठक में आया। ये भाई लड़की की बात हो रही है कि जो लड़की है वो कहां आई है? अतर सिंह की बैठक में आई है, वो मेरे मामा होते हैं। मैं भी मामा के यहां हूं, उनका घर गुरु बाजार में है। उनका घर कहां है? गुरु बाजार में उनका घर पड़ता है। मैं भी मामा के यहां आया हूं, वो भी अपने मामा के यहां आई है, ये भी अपने मामा के यहां आए हैं। बीच में एक दुकान पर कुछ सामान लेने दोनों ही आए थे, वहां वो दोनों मिल गए। इतने में दुकानदार निपटा और इनका सौदे देने लगा। फिर वो निपटा, जो परदेसी ग्राहक से जो बात हो रही थी वो बात हो गई। उसके बाद वो सौदे देने लगा, सौदे यानी कि सामान देने लगा। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, थोड़ा दूर चलने के बाद लड़के ने पूछा, क्या पूछ रहा है लड़का? कि तेरी कुड़माई हो गई है? तेरी कुड़माई हो गई है यानी कि तेरी सगाई हो गई है क्या? तेरी सगाई हो गई है? इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धत्त कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। उसने क्या कहा? धत्त। थोड़ा सा शर्माई और आंखें भी चढ़ाई, कह रही धत्त, भाग गई। अब उसको उसके प्रश्न का जवाब नहीं मिला भाई। ऐसे ही दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहां, दूध वाले के यहां अकस्मात दोनों मिल जाते। अकस्मात यानी कि अचानक। कभी कहां मिल जाते भाई? कभी दूध वाले के यहां मिल जाते, कभी सब्जी वाले के यहां मिल जाते। ऐसे ही अचानक अचानक वो कभी 2-3 दिन में मिल जाया करते। महीना भर यही हाल रहा। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा। अब लड़का फिर से पूछ रहा है कि तेरी कुड़माई हो गई है? क्या पूछ रहा है? तेरी कुड़माई हो गई है? तेरी कुड़माई हो गई? अब वो यार जवाब ही नहीं दे रही। भाई जवाब दे देती तो अगला निश्चिंत तो होता कि भाई हो गई है, मैं कहीं और कोशिश करूं। तेरी कुड़माई हो गई है, और उत्तर में वही धत्त मिला। उत्तर में क्या मिला जी? वही धत्त मिला, जैसे पहले मिल रहा था। धत्त कह के मुस्कुरा के वो भाग जाए। ऐसा हो रहा है। आगे देखिए, एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चढ़ाने के लिए पूछा, तब लड़की लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली। लड़की ने क्या बोला? जो लड़के की संभावना थी उसके विरुद्ध। कह रही हां हो गई। लड़के को लगा धक्का है यार, उसे लग रहा था कि ये शर्मा के भाग रही है, कुड़माई इसकी हुई नहीं है, यहां बात बन सकती है मेरी, यहां दाल गल सकती है मेरी। फिर वो पूछ रहा कब हुई? कब? जब उसने कहा कि हाँ कुड़माई हो गई है, उसने कहा ना हाँ हो गई। वो पूछ रहा है, लड़का पूछ रहा कब? कब देखते नहीं ये रेशम से कढ़ा हुआ सालू? ये जो रेशम से कड़ा हुआ शालू है, ये तुम देख नहीं रहे हो? और लड़की भाग गई। लड़की भाई भाग गई। बस इतना सा कहते हो कि ये जो रेशम का कड़ा हुआ शालू मैंने पहना है, इसे तुम देख नहीं रहे हो? लड़के ने घर की राह ली। अब लड़का ऐसी वाली अवस्था में है कि वन साइडेड लव, और उसे लग रहा है कि मेरा ब्रेकअप हो गया। लड़की तो प्यार कर ही नहीं रही थी भाई, पर लड़की क्लियर मना भी नहीं कर रही थी। अब इतनी बार पूछने के बाद आज उसने कहा कि हाँ हो गई, और वो भी कब हुई? कल ही हुई। लड़की भाग गई। लड़के ने घर की राह ली। रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया। अब वो भाई परेशान है, लड़का बड़े गुस्से में है। अब वो क्या कर रहा है? रास्ते में एक लड़के को मोरी में धकेल दिया भाई। मोरी में एक लड़के को धकेल दिया, चल ठीक है। और एक छाबड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोली।
एक छाबड़ी वाले को भी परेशान कर दिया भाई उसने, एक कुत्ते को मारा। देख रहे हो, ये फ्रस्ट्रेटेड लवर है। एक कुत्ते को भी मार दिया और एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया। एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया भाई। उसमें क्या उड़ेल दिया? दूध उड़ेल दिया। इतने सारे उल्टे सीधे काम करके जा रहा है। रास्ते में लड़के ने एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया। छाबड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई, एक कुत्ते को पत्थर मारा और गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया भाई। ये है फ्रस्ट्रेटेड लवर। ठीक है, पर कम से कम आज के फ्रस्ट्रेटेड लवर्स जैसा तो नहीं है, तेजाब तो नहीं फेंक रहा है, उससे तो ठीक है भाई। बाकी चीजें कर रहा है, चलो ठीक नहीं है, पर तेजाब नहीं फेंक रहा भाई, ऐसे काम तो नहीं कर रहा है। आजकल तो हद लेवल के काम हो जा रहे हैं। सामने नहाकर देखना इसने कितने लेवल का प्रेम किया, गजब ही प्रेम किया भाई। सामने नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाई खाई। भाई सामने नहाकर कौन आ रही थी? कोई वैष्णवी आ रही थी, वैष्णव मतावलंबी कोई आ रही थी, टकराकर अंधे की उपाधि पाई। कि उसने क्या कहा? अरे अंधे, देखता नहीं है, देख के चल ले। अंधे की उपाधि भी मिल गई भाई। इतने उल्टे सीधे काम हो रहे। तब कहीं घर पहुंचा, घर पहुंचते पहुंचते 5 स्टॉप मिले हैं उसे। एक लड़के को उसने मोरी में धकेल दिया, छाबड़ी वाले की दिन भर की कमाई खत्म कर दी भाई, एक कुत्ते को मार दिया, गोभी वाले ठेले वाले के यहां दूध उड़ेल दिया, और एक लड़की से टकरा गया है। और उसने क्या कहा? पागल। उसने भाई अंधा का अंधा। आगे देखिएगा, राम राम यह भी कोई लड़ाई है, दिन रात खंदकों में बैठे हड्डियां अकड़ गई। अब तक चल रहा था फ्लैशबैक, अब देख, राम राम यह भी कोई लड़ाई है, युद्ध की बात हो रही है भाई। दिन रात खंदकों में बैठे हड्डियां अकड़ गई, लुधियाने से 10 गुना जाड़ा। लुधियाना पंजाब में पड़ता है जी। लुधियाने से 10 गुना जाड़ा, जाड़ा यानी कि ठंडा, सर्दी, और मेह और बर्फ ऊपर से। और क्या हो रहा है जी? ऊपर से बर्फ भी पड़ी हुई है, गजब का ठंड भी हो रहा, गजब की ठंड हो रही है। कह रहे हैं कि पिंडलियों तक कीच में धसे हुए हैं। जो हमारी पिंडलियां हैं, जो हमारी अंतड़ियां हैं, वो तक कीच में धसी हुई हैं। और गनीम कहीं दिखता ही नहीं। घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती है। क्या होता है जी? घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती है और 100-100 गज धरती उछल पड़ती है। इस गैबी गोले से बचे तो कोई लड़े, इस गैबी गोले से कोई बच पाए तो लड़ेगा। कह रहे हैं कि नगर कोट का जलजला सुना था। यहां दिन में 25 जलजले होते हैं। यहां दिन में कितने जलजले होते हैं जी? 25 जलजले होते हैं। जो कोई खंदक से बाहर साफा या कोहनी निकल गई तो चटाक से गोली लगती है। अगर खंदक, भाई वो खंदक में है, जमीन के नीचे घुसे हुए हैं, अगर जमीन से जरा सा भी ऐसे कोहनी भी ऊपर आ गई ना, तो टड़ाक से गोली लग जाएगी भाई, क्योंकि स्नाइपर्स लगे हुए हैं। ये प्रथम विश्व युद्ध के समय की बात है। आगे, न मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए हैं या घास की पत्तियों में छिपे हुए हैं। कि सामने वाले जो सिपाही है वो कहां लेटे हुए हैं, कहां छिपे हुए हैं, किसी को नहीं पता है। आगे देखिएगा, लहना सिंह 3 दिन है। लहना सिंह और 3 दिन है। लहना सिंह और 3 दिन है। 4 तो खंदक में बिता ही दिए, परसों रिलीफ आ जाएगी और 7 दिन की छुट्टी। परसों क्या हो जाएगी जी? रिलीफ आ जाएगी। अभी 3 दिन और है, अभी भाई 3 दिन और हैं। 4 दिन तो इन्होंने बिता दिए हैं, 4 दिन तो बिता दिए, 3 दिन और बचे हैं। फिर 7 दिन की क्या आ जाएगी? रिलीफ आ जाएगी, 7 दिन की छुट्टी आ जाएगी। अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भर खाकर सो रहेंगे। पेट भर खाएंगे, अभी उन्हें पेट भर खाने को भी नहीं मिलता भाई। जैसे तैसे दिन गुजार रहे हैं। उसी फिरंगी मेम के बाग में
मखमल की सी हरी घास है, फल और दूध की वर्षा कर देती है, लाख कहते हैं दाम नहीं लेती, कहती है तुम राजा हो मेरे मुल्क को बचाने आए हो, तुम राजा हो मेरे मुल्क को बचाने आए हो, ऐसा कहती है। आगे देखिए, 4 दिन तक पलक नहीं झेपी, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। बिना फेरे हुए क्या भाई, घोड़ा बिगड़ता है। अगर घोड़े को चलाया ना जाए तो उससे क्या होता है, घोड़ा बिगड़ जाता है, फिर वो सही से चलता नहीं है। जिन्होंने घोड़े को चलाया होगा कभी या अनुभव किया होगा तो उन्हें पता होगा। और बिना लड़े सिपाही, अगर सिपाही रोज लड़े ना, सिपाही रोज प्रैक्टिस करे ना, तो उसके निशाने खराब हो जाएंगे भाई, उसकी जो सिपाही की क्षमता है वो कम होने लगेगी। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मनों को अकेला मारकर न लौटूं तो मुझे दरबार साहब की देहली पर मत्था टेकना नसीब न हो। सिख है तो इसीलिए कह रहा है कि दरबार साहब की देहली पर, दरबार साहब के दरवाजे पर देहली पर मत्था टेकना मुझे नसीब न हो। कह रहा है कि मुझे तो संगीन चढ़ाकर, मुझे तो भाई बंदूक चढ़ाकर दे दो, मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मनों को अकेला मारकर न लौटूं तो तब कहना भाई। इतना जोश भरा हुआ है। कह रहा पाजी कहीं के, कैसे क्या है भाई, ये पाजी हैं, पाजी, पाजी कहीं के, कलों के घोड़े संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं। और क्या करते हैं जी, पैर पकड़ने लगते हैं। आगे देखिएगा, कह रहे हैं यो अंधेरे में 30-30 मन का गोला फेंकते हैं। अंधेरे में क्या फेंकते हैं जी, 30-30 मन का गोला फेंकते हैं। 30 मन, बहुत बड़ा भारी गोला फेंक रहे हैं। उस दिन धावा किया था, 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा था, पीछे जनरल ने हट आने का कमांड दिया, नहीं तो तहलका होता भाई। कह रहे नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। कहां पहुंच जाते, सीधे उनकी राजधानी बर्लिन में पहुंच जाते, अगर जनरल ने वापस आने का न कहा होता। क्यों पूछ रहे हैं, सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुराकर कहा, लड़ाई के मामले जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते। नायक, जो लड़ाई के मामले हैं कि नायक, ये भाई जमादार या फिर नायक के चलाए नहीं चलते। बड़े अफसर दूर की सोचते हैं, 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा। बड़े अफसर जो हैं वो सोच समझ कर चलते हैं, ये जमादार या फिर केवल नायक या सैनिक के हिसाब से नहीं चलते। अब भाई 300 मील आगे चले गए, खाने की व्यवस्था न हो, वहां कैसी व्यवस्था है, क्या है, सारे सैनिक अगर उधर ही फंस के मर गए फिर, तो सोच समझकर ही चलना होता है। आगे कह रहे हैं, सूबेदार जी सच है, लहना सिंह बोला, पर करें क्या। सूबेदार जी सच है, आप सच कह रहे हो। ये कौन कह रहा है, लहना सिंह कह रहा है। पर करें क्या, हड्डियों हड्डियों में तो जाड़ा धस गया है। हड्डियों में क्या धस गया है जी, जाड़ा धस गया है। कह रहा सूर्य निकलता नहीं और खाई में दोनों तरफ से चंबे की बावलियों के से सोते झड़ रहे हैं। एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए। कह रहा एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए बॉडी में, वरना तो पूरा शरीर ऐसा अकड़ रहा है ठंड से। ऐसा कौन कह रहा है, तो ऐसा लहना सिंह कह रहा है। आगे देखिएगा, उद्यमी उठ सिगड़ी में कोले डाल। उद्यमी को उठा रहे हैं भाई, उद्यमी उठ, उद्यमी उठ सिगड़ी में कोले डाल, वजीरा तुम 4 जन बाल्टियां लेकर खाई का पानी बाहर फेंको। अब काम दे रहा, वजीरा तुम और 4 जन, वजीरा तुम और 4 लोग, ये जो 4 लोग हैं बाल्टियां लेकर खाई का पानी बाहर फेंको। महासिंह शाम हो गई है, खाई के दरवाजे का पहरा बदल दे। खाई के दरवाजे पर जो पहरा लगा है, जो पहरा अभी वहां पर खड़ा है सैनिक, उसे बदल दे, दूसरा जाएगा वहां। यह कहते हुए सूबेदार सारी खंदक में चक्कर लगाने लगे। सूबेदार जी जो है ये सारे खंदक में चक्कर लगाने लगे भाई। ये लहना सिंह के बड़े अधिकारी हैं, सूबेदार हैं, लहना सिंह जो है वो सैनिक है। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक है। ये क्या है जी, पलटन का विदूषक है। बाल्टी में
गंदला पानी लेकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं पाधा बन गया हूं, मैं पाधा बन गया हूं, करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। इस पर सब खिलखिला पड़े और उदासी के बादल फट गए। जो सैनिक को देख रहे हो, वह युद्ध भूमि पर बैठा है, उसे नहीं पता कि कब उसकी जिंदगी रहेगी, कब उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, ऐसा उसे नहीं पता है, पर फिर भी वो छोटी सी बात पर खिलखिलाकर हंस रहे हैं। उदासी के बादल फट गए, जो उदासी के बादल थे वो फट गए भाई, खुशी छा गई, सब मुस्कुरा दिए। आगे कह रहे हैं कि लहना सिंह ने दूसरी बाल्टी भर उसके हाथ में देकर कहा, अपनी बाड़ी के खरबूजों में पानी दे दो, अपनी बाड़ी के खरबूजों में क्या दे दो, पानी दे दो, ऐसा खाद पानी पंजाब में नहीं मिलेगा। भाई ऐसा खाद पानी पंजाब में नहीं मिलेगा, ऐसा कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि हाँ देश क्या है, स्वर्ग है, हाँ देश क्या है, स्वर्ग है, मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 गुना जमीन यहां मांग लूंगा और फलों के बूटे लगाऊंगा। कह रहे मैं तो 10 गुना जमीन यहां मांग लूंगा। ये युद्ध करने गए हुए भारत से बाहर, ये भारत से बाहर गए हुए हैं युद्ध करने, प्रथम विश्व युद्ध के समय की बात हो रही है। कह रहे हैं देश तो बड़ा शानदार है ये, हाँ देश क्या है, स्वर्ग है, मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 गुना जमीन यहां मांग लूंगा और फलों के बूटे लगाऊंगा। 10 गुमा जमीन मांग रहे हैं, और लाड़ी होरों को भी यहां बुला लोगे। किसको भाई, लाड़ी होरों को भी यहां बुला लोगे, या वही दूध पिलाने वाली फिरंगी मेम चुपकर यहां वालों को शर्म नहीं। वो कहना चाह रहे कि बाल बच्चों को भी यहीं बुला लोगे, या फिर वही दूध पिलाने वाली फिरंगी मेम के साथ रह लोगे। मजाक कर रहे हैं भाई, जैसे मस्ती मजाक होती है वो चल रही है। कह रहा चुप कर, यहां वालों को शर्म नहीं है, यहां वालों को शर्म नहीं है, उनके साथ नहीं रहना, अपनी घरवाली ही ठीक है, अपने बच्चे ही ठीक है, ये क्या पागलपन थोड़ना है, भारतीय संस्कृति है भाई, अमेरिका थोड़ना है कि आज शादी हुई है 6 महीने बाद डिवोर्स हो रहा है, दूसरे के साथ शादी हो रही है, उसकी दूसरे के साथ शादी हो रही है, स्टेप ब्रदर, स्टेप मदर, स्टेप सिस्टर, ये चल रहा है। कह रहे देश देश की चाल है, आज तक मैं उसे समझा न सका कि सिख तंबाकू नहीं पीते, आज तक मैं उसको ये बात नहीं समझा सका कि सिख तंबाकू नहीं पीते हैं। वह सिगरेट देने में हट करती है, वह सिगरेट देने में क्या करती है जी, हट करती है, ओठों में लगाना चाहती है, होठों में, ओठों मतलब कि होठों, होठों में लगाना चाहती है, और मैं पीछे हटता हूं तो समझती है कि राजा बुरा मान गया। जब मैं पीछे हट जाता हूं तो ऐसा समझती है कि जैसे राजा बुरा मान गया, अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं, अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं। जबकि ऐसा नहीं है भाई, वो बुरा नहीं माना, वो कह रहा है कि सिगरेट, वो क्या कह रहा है कि सिख तंबाकू नहीं पीते, सिख जो है वो तंबाकू को नहीं पीते हैं, ये सिखों का नियम होता है, पर वो समझ नहीं रही है। अच्छा अब बोधा सिंह कैसा है, अच्छा अब बोधा सिंह कैसा है, एक सैनिक के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा है जी, अच्छा है, जैसे मैं जानता ही ना हूं, रात भर तुम अपने दोनों कंबल उसे उड़ाते हो और आप सिगड़ी के सहारे गुजर करते हो, जैसे मुझे पता ही नहीं है कि तुम रात भर दोनों कंबल उसे उड़ाते हो, उसको भाई कंबल उड़ाते हो, और आप सिगड़ी के सहारे, सिगड़ी यानी कि भाई आग के सहारे, ठीक है, और ऐसे ठिठुर ठिठुर के अपनी रात काट लेते हो, उसके पहरे पर आप पहरा, उसके पहरे पर आप पहरा देते हो, जहां उसने पहरा देना है वहां पर भाई आप पहरा यानी कि खुद पहरा दे देते हो, और अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो, जो तुम्हारे लकड़ी के तख्ते सूखे हुए हैं उसमें उसे सुला देते हो कि कम से कम इसकी तबीयत ज्यादा खराब ना हो, क्योंकि बोधा सिंह बीमार है भाई। कह रहे हैं और आप चीथड़ में पड़े रहते हो, आप कहां पड़े रहते हो, चीथड़ में,
चीथड़ कहते हैं फटे फटे पुराने से जो कपड़े वपड़े कहीं पे मिल जाए, बस उधर ही लेट के अपनी रात गुजार लेते हो। कह रहे कहीं तुम न मांदे पड़ जाना, कहीं तुम न बीमार पड़ जाना भाई, कहीं तुम न मंदे पड़ जाना, बीमार मत पड़ जाना तुम। जाड़ा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। भाई जो निमोनिया से मरते हैं उन्हें मुरब्बे नहीं मिलते, ऐसा कह रहे मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल की खड्ड के किनारे मरूंगा। कहां मरूंगा जी? मैं बुलेल की खड्ड के किनारे मरूंगा, तुम मेरी अभी से चिंता मत करो, मैं अभी मरने वाला नहीं हूं। भाई कीरत सिंह की गोदी पर मेरा सिर होगा। मेरा सिर कहां होगा? भाई कीरत सिंह की गोदी में होगा, और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के, और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। ये चीज होगी भाई, कीरत सिंह की गोदी में मेरा सिर होगा, कीरत सिंह की गोदी में, ये इसका भाई है, इसकी गोदी में मेरा सर होगा, और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। आगे देखिए, वजीरा सिंह ने त्योरी चढ़ाकर कहा। वजीरा सिंह त्योरी चढ़ाकर, ऐसे आंख चढ़ाकर कह रहा है, त्योरी चढ़ाकर यानी कि आंख चढ़ाकर कह रहा है, क्या मरने मरने की लगाई है? मरे जर्मनी और तुर्क, कौन मरेगा? तुम बड़ी मरने मरने की लगा रहे हो यार, जीने की बात कर लो। कौन मरे भाई? जर्मनी वाले मरेंगे और तुर्की वाले मरेंगे, हम क्यों मरे भला? हमें कोई मतलब नहीं जी, हम नहीं मरेंगे। मरे जर्मनी और तुर्क, हाँ भाइयों कुछ गाओ। हाँ कैसे? कुछ गाओ भाई, क्या गाओ? तो ऐसे गाओ, दिल्ली शहर ते पिशौर नू जा दिए, कर लेना लोगों दा व्यापार मंडिए। पंजाबी में है भाई, कर लेना नाणे दा सौदा अड़िए, ओए लाना चटाका कदुए नू, कद्दू वड़ियाए मजेदार गोरिए, हुणा लागा चटाका कदुए नू। यहां कहीं कहीं मेरा उच्चारण उतना बेहतर नहीं हुआ होगा, पंजाबी मेरी भाषा नहीं है, पर फिर भी मैंने अपने हिसाब से इसे पढ़ा है, ठीक है। कुल मिला के वो एक गाना गा रहे हैं, गीत गा रहे हैं। आगे देखिए, इसका मतलब क्या है कि ए दिल्ली शहर से पेशावर को जाने वाली, ए दिल्ली शहर से पेशावर को जाने वाली मंडी में लोगों का व्यापार कर लेना। मंडी में क्या कर लेना जी? लोगों का व्यापार कर लेना, लोंगों का व्यापार कर लेना भाई, लोंगों का व्यापार कर लेना, अरे नाड़े का भौरा भी कर लेना। और ओए अब हमें कद्दू चखना है, अब हमें क्या करना है? कद्दू चखना है, अब हमें कद्दू चखना है। ए गोरे, ए गोरे वर्ण वाली, ए गोरी, जैसे हम कहते हैं ए गोरी, वो है ए गोरे वर्ण वाली, कद्दू अत्यंत स्वादिष्ट पका है। गोरे वर्ण वाली से कह रही है, जो गोरी है कोई, उससे कह रहे हैं कि कद्दू अत्यंत स्वादिष्ट पका है, अब हमें कद्दू चखना है। अब हमें क्या चखना है जी? कद्दू चखना है। कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, ये वो वाला कद्दू नहीं है। कुल मिला के यहाँ कद्दू सब्जी की बात हो रही है, मतलब ये युद्ध भूमि पर हैं और वहां भी खुशी मनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को जिलाए रखने की कोशिश कर रहे हैं, अपने मन के भीतर जोश जगाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। आगे कह रहे हैं, कौन जानता था कि दाढ़ियों वाले घरबारी सिख ऐसा लुच्चे का गीत गाएंगे, पर सारी खंदक गीत से गूंज उठी। कह रहे हैं कि ऐसे लुच्चे जैसा गीत सरदार तो नहीं गाते हैं। जो दाढ़ियों वाले और घरबारी, ये कैसे सिख हैं? घरबारी सिख हैं, घर बार वाले हैं, बाल बच्चेदार सिख हैं, लौंडे लपाटे नहीं हैं, ठीक है जी। कौन जानता था कि दाढ़ियों वाले घरबारी सिख ऐसा लुच्चे का गीत गाएंगे, पर सारी खंदक गीत से गूंज उठी। कभी कभी ऐसा होता ना भाई, कोई कितना ही बढ़िया विचारों वाला व्यक्ति हो, पर मौका आने पर कभी कभी भाई उसके अंदर का जो बचकानापन है वो निकल ही जाता है। समझ रहे हैं ना? कम कह रहा हूं, ज्यादा समझ जाओ।
कह रहे सिपाही फिर ताजे हो गए। सिपाही फिर क्या हो गए जी? ताजे हो गए, क्योंकि उन्होंने गीत वीत गाया मजे से, अब भाई किलकारी मारते हुए बस खुश हैं। मानो 4 दिन से सोते और मौज ही करते रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे 4 दिन से सो ही रहे हैं और मौज ही कर रहे हैं, जबकि न तो वो सो रहे हैं न वो मौज कर रहे हैं। सेना में उन्हें सोने का अवसर नहीं मिल रहा है जी। आगे कह रहे हैं कि दोपहर रात गई है। दोपहर बीत गई है भाई, रात के दोपहर बीत गए हैं। रात के दोपहर बीत गए हैं। दोपहर, दो समय, दिन वाले दोपहर की बात नहीं हो रही है, पहर समय के एक पड़ाव को कहते हैं। रात के दोपहर बीत गए हैं, अंधेरा है, सन्नाटा हुआ है। बोधा सिंह खाली बिस्किटों के 3 टिनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर लहना सिंह के 2 कंबल और एक बरान कोट ओढ़कर सो रहा है। ठीक है जी, ये बात यहां बताई जा रही है। बोधा सिंह कैसे सो रहा है भाई? बोधा सिंह की बात करें, बोधा सिंह क्योंकि बीमार हो गया था ना, बोधा सिंह खाली बिस्किटों के 3 टिनों, जो खाली बिस्किट पड़े थे उनके जो 3 टिन है, 3 टिनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर, दोनों कंबल बिछाए हैं जी उसने, ताकि नीचे से भाई उसको ठंड न लगे। दोनों कंबल बिछाकर लहना सिंह के 2 कंबल और एक बरान कोट, लहना सिंह का भाई 2 कंबल और एक बरान कोट ओढ़कर, 2 कंबल तो उसने बिछाए हैं, 2 कंबल ओढ़े हैं और एक बरान कोट भी ओढ़ लिया है, ओढ़कर सो रहा है। लहना सिंह पहरे पर खड़ा हुआ है, एक आंख खाई के मुंह पर है और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर। बोधा सिंह कराह रहा है जी, दर्द से कराह रहा है, ठंड से कराह रहा है, बीमारी के कारण कराह रहा है। और लहना सिंह क्या कर रहा है भाई? पहरे पर खड़ा है। रात को भी तो पहरा देना पड़ेगा भाई, खंदक में युद्ध भूमि पर है, घर में सोए नहीं है ना। तो लहना सिंह पहरे पर खड़ा है, एक आंख तो खाई के मुंह पर है, एक आंख तो खाई के मुंह पर है कि कोई आ गया तो टक से भी उड़ा दूंगा, सचेत रहना पड़ेगा। और दूसरी आंख कहां है? तो एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर है। बोधा सिंह कराह, बोधा सिंह भाई कराह रहा है। आगे कह रहे क्यों बोधा भाई क्या है? क्यों बोधा भाई क्या है? क्या दिक्कत हुई? अरे बोधा भाई बोलो। कह रहा पानी पिला दो। बोधा सिंह क्या कह रहा? पानी पिला दो। लहना सिंह ने कटोरा उसके मुंह से लगाकर पूछा, कहो कैसे हो? पानी पीकर बोधा बोला, कंपनी छूट रही है। भाई 2 कंबल नीचे बिछे हैं उसके, 2 कंबल ऊपर बिछे हैं और बरान कोट भी ओढ़ा हुआ है उसने लहना सिंह का, पर फिर भी वो जो बोधा सिंह है अभी भी कह रहा है कंपनी छूट रही है, देख रहे हो कितना ठंडा है। फिर भी लहना सिंह ने अपने कंबल उसे दे दिए, अपना बरान कोट जो उसने ओढ़ा हुआ था वो दे दिया। रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं, दांत भाई किटकिटा रहे हैं। आपने कई बार ऐसा देखा जब ठंड होती है बहुत ज्यादा, दिसंबर जनवरी की ठंड। भाई मैं तो हूं उत्तराखंड से, नैनीताल, हमारे यहां ठंड होती है गजब, कड़ाके की। अगर रात को पानी बाहर रख दें तो पानी जम जाता है बाहर ही। दिसंबर जनवरी की बात बता रहा हूं, सुबह उठोगे ऐसे होगा, ये जो दांत हैं ऐसे 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 टकराते हैं, होता है कि नहीं होता? टक 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 ठंड से ऐसा। तो कह रहा है कि कंपनी छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं। अच्छा मेरी जर्सी पहन लो। कह रहा है कि अच्छा मेरी जर्सी पहन लो भाई, इतना ही अगर ठंड हो रही है तो फिर मेरी जर्सी पहन लो। कह रहा और तुम क्या करोगे मेरी जर्सी? भाई अगर अपनी जर्सी दे दोगे तो फिर तुम क्या पहनोगे? तुम्हें भी तो ठंड लग रही होगी लहना सिंह। कह रहा मेरे पास सिगड़ी है। मेरे पास क्या है जी? सिगड़ी है, मैं तो आग सेक लूंगा। मेरे पास सिगड़ी है, मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है। देख रहे हो दोस्त के लिए कैसा कर रहा है? कह रहा मेरे पास सिगड़ी। सोच के देखो, जहां कोई एक व्यक्ति है जिसने 2 कंबल नीचे से बिछाए हुए हैं, 2 कंबल ओढ़े हैं, एक बरान कोट भी ओढ़ा है, इतना ओढ़ने के बाद भी अगर उसे ठंड लग रही है तो ठंड तो होगी भाई। पर फिर भी लहना सिंह क्या कह रहा? मेरे पास सिगड़ी है, मुझे गर्मी लगती है, मैं आग सेक लूंगा और मुझे गर्मी लग रही है बहुत,
पसीना आ रहा है, झूठ बोल रहा है भाई। ना मैं नहीं पहनता, 4 दिन से तुम मेरे लिए, 4 दिन से तुम मेरे लिए, ये आगे लिख रहा है, ठीक है जी, कह रहा मैं नहीं पहन रहा हूं, मैं नहीं पहनूंगा। आगे कह रहे हैं हाँ याद आ गई, मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी है। कह रहा हाँ मुझे याद आ गया, मेरे पास क्या दूसरी गर्म जर्सी है, आज सवेरे ही आई है, विलायत से मैमे बुन बुन कर भेज रही है। विलायत से क्या हो रहा है, विदेश से जो मैमे हैं, जो फॉरेन मैम है, मैमे कह रहे हैं, जो फॉरेन की जो महिलाएं हैं, क्योंकि वो ये जो सैनिक हैं ये उनके देश की रक्षा कर रहे हैं, इसलिए ये उस समय सैनिकों को भगवान मान रही हैं। विलायत से मैमे बुन बुन कर भेज रही हैं, गुरु उनका भला करें, गुरु जी उनका भला करें। ठीक है, सिख भाई, सिखों में 10 गुरु थे, आप लोगों को पता ही होगा, गुरु नानक देव पहले और गुरु गोविंद सिंह 10वें। तो गुरु उनका भला करे, यो कहकर लहना अपना कोट उतार कर जर्सी उतारने लगा। लहना ने क्या किया, अपनी जर्सी उतार कर वो दे रहा है। अब बूढ़ा सिंह कह रहा है भाई सच कहते हो, सच कह रहे हो क्या, तुम्हारे पास दूसरी जर्सी है, बाकी तुम्हें ठंड नहीं लग रही है, तुम सच कह रहे हो ना पक्का। अब भाई ठंड तो लग रही है उसे, पर फिर भी वो दे रहा है, देखो सच कहते हो, कह रहा और नहीं झूठ, और नहीं झूठ कह रहा हूं मैं, अरे गर्मी लग रही है, पसीना हो रहा है भाई, ऐसा कह रहा है। यों कहकर ना ही करते बोधा को उसने जबरदस्ती जर्सी पहना दी। बोधा कह रहा ना भाई ना, रहने दो यार, तुम्हें भी तो ठंड लगी रही होगी। कह रहा नहीं नहीं, अरे नहीं लग रही भाई, गर्मी लग रही है मुझे, तुम पहनो ना जर्सी। आप खाकी कोट जीन का कुर्ता भर पहनकर पहरे पर आ खड़ा हुआ। अब पहरे पर कैसे खड़ा हुआ जी, वो खाकी कोट जीन का कुर्ता भर, केवल कुर्ता पहना है उसने और कुछ नहीं, कुर्ता भर पहनकर पहरे पर खड़ा हुआ। मेम की जर्सी की कथा केवल कथा थी, मेम की जो जर्सी की कथा थी वो केवल कहानी थी, वो झूठ बोल रहा था। मैं ठंड तो उसे लग रही थी, पर वो उसने ऐसा क्यों कहा, मेम की जर्सी वाली कहानी क्यों बताई कि मेमे जर्सियां बुन बुन कर भेज रही हैं ताकि बोधा सिंह मेरी जर्सी ले ले और इसे ठंड ना लगे। आधा घंटा बीता, इतने में खाई के मुंह से आवाज आई, इतने में खाई के मुंह से क्या आवाज आई, सूबेदार हजारा सिंह, सूबेदार हजारा सिंह, यहां से आवाज आई। कौन पलटन साहब, हुकुम हुजूर, कहकर सूबेदार तनकर फौजी सलाम करके सामने खड़ा हुआ। बाहर से आवाज आई, सूबेदार हजारा सिंह। कौन पलटन साहब, हुकुम हुजूर, फौजी बात कर रहे हैं आपस में, कहकर फौजी सलाम करके सामने खड़ा हुआ। फौजी सलाम किया उसने और सामने खड़ा हुआ। देखो इसी दम धावा करना होगा, देखो इसी समय धावा करना होगा, अभी ही धावा करना होगा, अभी धावा करना होगा। मील भर की दूरी पर पूरब के कोने में एक जर्मन खाई है, मील भर, एक मील की दूरी में क्या है, एक जर्मन खाई है, वहां पर जर्मन रह रहे हैं। जैसे ये खाई में रह रहे थे, खंदक में रह रहे थे, वैसे ही जर्मन वहां पर रह रहे हैं। उसमें 50 से ज्यादा जर्मन नहीं है वहां, 50 से ज्यादा जर्मन नहीं है भाई, 50 के करीब करीब ही होंगे। कह रहे हैं कि इन पेड़ों के नीचे 2 खेत काटकर रास्ता है, इन पेड़ों के नीचे 2 खेत काटकर, 2 खेत के नीचे से क्या है, एक रास्ता है, 3-4 घुमाव है, जहां मोड़ है वहां 15 जवान खड़े कर आया हूं, तुम यहां 10 आदमी छोड़कर सबको साथ ले उनसे जा मिलो। तुम यहां 10 आदमी छोड़ दो, बाकी सब जाकर उनसे मिलो। खंदक छीनकर वहीं, खंदक छीनकर वहीं जब तक दूसरा हुक्म ना मिले डटे रहो, हम यहां रहेगा। हम कहां रहेगा, हम यहां रहेगा। ये बड़ा ऑफिसर है भाई, इसको हिंदी अच्छे से बोलने नहीं आ रही, कह रहा हम यहीं रहेगा, यहां रहेगा हम, तुम जाओ वहां आक्रमण करो। तो सूबेदार हजारा सिंह कह रहा जो हुक्म सरकार, तुरंत करते हैं हमला।
ठीक है जी। चुपचाप सब तैयार हो गए। बोधा सिंह भी कंबल उतार कर चलने लगा। तब लहना सिंह ने उसे रोका। लहना सिंह आगे हुआ तो बोधा सिंह के बाप सूबेदार ने उंगली से बोधा की ओर इशारा किया। लहना सिंह क्या कह रहा है? लहना सिंह उसे रोक रहा है, बोधा सिंह को रोक रहा है कि तू रुक जा भाई। ठीक है। तो बोधा के बाप सूबेदार ने उंगली से बोधा की ओर इशारा किया। लहना सिंह समझकर चुप हो गया। फिर लहना सिंह चुप हो गया कि यार अब सूबेदार ने कह दिया तो मैं क्या ही कह सकता हूं। फिर तो उसकी कुछ औकात रही नहीं ना कहने की। पीछे 10 आदमी कौन रहे, इस पर बड़ी हुज्जत हुई। कोई रहना न चाहता था। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया। समझा बुझाकर क्या किया? सूबेदार ने मार्च किया जी। और लपटन साहब लहना की सिगड़ी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए। जो लपटन साहब हैं, ये लहना सिंह की सिगड़ी जहां वो आग वाग सेक रहा था उसके पास में मुंह फेर कर खड़े हो गए। जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाने लगे। 10 मिनट बाद उन्होंने लहना सिंह की ओर हाथ बढ़ाकर कहा। 10 मिनट बाद क्या किया उन्होंने? लहना सिंह की हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पियो। क्या कहा? लो तुम भी पियो, लो तुम भी पी लो। 10 मिनट बाद की बात है। अब भाई ये तो सिख है, पिएगा नहीं। आंख मारते मारते लहना सिंह सब समझ गया। मुंह का भाव छिपाकर बोला, लाओ साहब। अच्छा, तंबाकू नहीं खाएगा भाई, ठीक है ना। हाथ आगे करते ही उसने सिगड़ी के उजाले में साहब का मुंह देखा, बाल देखे। तब उसका माथा ठनका। तब उसका क्या हुआ जी? माथा ठनका। जब उसने साहब को देखा तब उसका माथा ठनका। लपटन साहब के पट्टियों वाले बाल एक दिन में कहीं उड़ गए। लपटन साहब के पट्टियों वाले बाल एक दिन में कहां उड़ गए और उनकी जगह कैदियों के से कटे हुए बाल कहां से आए? उनकी जगह पर ये कैदियों के से कटे हुए बाल कहां से आए? ये क्या हुआ? कैसे ऐसा हुआ है? आगे, शायद साहब शराब पिए हुए हैं और उन्हें बाल कटाने का मौका मिल गया। लहना सिंह ने जांचना चाहा। लपटन साहब 5 वर्ष से उसकी रेजिमेंट में थे। लपटन साहब कितने वर्ष से उसकी रेजिमेंट में थे? वे 5 वर्ष से उसकी रेजिमेंट में थे। 5 वर्ष। आगे देखिएगा, कह रहे हैं कि क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? लहना सिंह पूछ रहा है, क्यों साहब, हम हिंदुस्तान कब वापस जाएंगे? आगे, लड़ाई खत्म होने पर क्यों, क्या यह देश पसंद नहीं? लेफ्टिनेंट साहब पूछ रहे हैं, लड़ाई खत्म होने पर जाएंगे, क्या यह देश पसंद नहीं आ रहा है? कह रहे नहीं साहब, शिकार के वे मजे यहां कहां? याद है पारसाल नकली लड़ाई के पीछे हम आप जगाधरी जिले में शिकार करने गए थे? याद दिला रहा है वो कि साहब शिकार के वो मजे यहां कहां, जो शिकार हमने वहां किया था, जगाधरी जिले में शिकार करने गए थे। हाँ हाँ, वहीं जब आप खोते पर सवार थे और आपका खानसामा अब्दुल्ला रास्ते के एक मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया था। आपका जो खानसामा अब्दुल्ला था वह रास्ते में एक मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया था। बेशक पाजी कहीं का, बेशक पाजी कहीं का, सामने से वह नीलगाय निकली कि ऐसी बड़ी मैंने कभी ना देखी थी। सामने से एक नीलगाय निकली, इतनी बड़ी निकली कि मैंने कभी नहीं देखी। अब वो वहां के शिकार का वर्णन बता रहे हैं कि वहां शिकार करने में, अपने देश में शिकार करने में एक अलग ही मजा था। यहाँ क्या प्रदेश में कुछ मजा नहीं आ रहा है यहाँ। और आपकी एक गोली कंधे से लगी और पुट्ठे में निकली। जो आपकी एक गोली कंधे पे लगी थी और पुट्ठे यानी कि पीठ से निकली। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मजा है, वरना अफसर क्या भाई ऑर्डर दे देंगे कि जी लड़ो। ये वो नहीं है, ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मजा है। क्यों साहब? शिमले से तैयार होकर उस नीलगाय का सिर आ गया था। शिमले से तैयार होकर उस नीलगाय का सिर आ गया था। आपने कहा था कि रेजिमेंट की मैस में लगाएंगे। कहां लगाएंगे? रेजिमेंट की मैस में इसे लगाएंगे। आगे कह रहे हैं, हां पर मैंने इसे विलायत भेज दिया।
पर मैंने इसे कहां भेज दिया, विलायत भेज दिया। आगे कह रहे हैं ऐसे बड़े बड़े सींग 2-2 फुट के तो होंगे। क्या बड़े बड़े सींग थे, 2-2 फुट के तो सींग होंगे उसके। नील गाय के सींग की बात कर रहे हैं। आगे कह रहे हैं हां लहना सिंह 2 फुट 4 इंच के थे, सींग की बात कर रहे हैं। अफसर साहब बता रहे हैं, कह रहे कि हां लहना सिंह 2 फुट 4 इंच के थे, तुमने सिगरेट नहीं पिया। कह रहे तुमने सिगरेट नहीं पिया, सिगरेट नहीं पियोगे। कह रहे पीता हूं साहब, दिया सलाई आता हूं, दिया सलाई लेके आता हूं, फिर पीता हूं। कहकर लहना सिंह खंदक में घुस गया। कहकर लहना सिंह कहां घुस गया, खंदक में घुस गया। अब उसे संदेह नहीं रहा था और उसने झटपट निश्चय कर लिया कि क्या करना चाहिए। अब उसे संदेह नहीं रहा था जी, अब उसे कोई डाउट नहीं रहा था, अब उसे पता चल गया कि क्या करना चाहिए। आगे अंधेरे में किसी सोने वाले से वह टकराया। अंधेरे में किससे टकराया, वो किसी सोने वाले से टकराया। कौन, वजीरा सिंह। उसने प्रश्न किया, कौन, वजीरा सिंह। उतने में हां क्यों लेना, क्या कयामत आ गई, जरा तो आंख लगने दी होती। अरे थोड़ा सा तो सो रहा था, थोड़ा तो सोने दिया होता। ठीक है जी। कह रहे होश में आओ, कयामत आई है और लेफ्टन साहब की वर्दी पहनकर आई है। कयामत आई है और कैसे आई है, लेफ्टन साहब की वर्दी पहनकर आई है। लेफ्टन साहब की वर्दी पहनकर के आई है जी, कयामत आई है। ये लेफ्टन साहब नहीं थे, ये लेफ्टन साहब की वेश में, लेफ्टन साहब की ड्रेस पहनकर कोई और आ रहा है। क्या, अगला कह रहा है जो ये वजीरा सिंह, वो कह रहा है लेफ्टन साहब या तो मारे गए हैं। आगे बातचीत हो रही है कि लेफ्टन साहब या तो मारे गए हैं या कैद हो गए हैं, या तो मारे गए हैं या कैद हो गए हैं। उनकी वर्दी पहनकर यह कोई जर्मन आया है। उनकी वर्दी पहनकर कौन आया है, यह कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा, मैंने देखा और बातें की हैं। सोहरा साफ उर्दू बोलता है। कह रहे ससुरा साफ उर्दू बोलता है, एकदम साफ उर्दू बोल रहा है, पर किताबी उर्दू। पर कैसी उर्दू बोल रहा है, किताबी उर्दू बोल रहा है। और मुझे पीने को सिगरेट दिया है। मुझे पीने को क्या दे रहा है भाई, सिगरेट दे रहा है। ठीक है जी। आगे तो अब वजीरा सिंह पूछ रहा है तो अब क्या करना है भाई। कह रहा अब मारे गए, धोखा है। सूबेदार कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहां खाई पर धावा होगा, उधर उन पर खुले में धावा होगा। उठो, एक काम करो, पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ। पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ और उन्हें बताओ कि नहीं, ये लेफ्टन साहब का ऑर्डर नहीं था, ये कोई और है। उठो, एक काम करो, पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ, अभी बहुत दूर न गए होंगे। सूबेदार से कहो कि एकदम लौट आए। सूबेदार से क्या कहो कि एकदम से लौट आए, फटाफट लौट आए। खंदक की बात झूठ है, चले जाओ, खंदक के पीछे से निकल जाओ, पत्ता तक न खड़के, देर मत करो, जल्दी से निकलो। और पत्ता तक नहीं खड़कना चाहिए। हुक्म तो यह है कि यहीं, वजीरा सिंह आगे क्या कह रहा है कि हुक्म तो यह है कि हमें यहीं रहना है। पर लहना सिंह याद दिला रहा है, अरे मूर्ख तो कैसी बात कर रहा है, हुक्म की बात कर रहा है, वो है ही नहीं, लेफ्टन साहब है ही नहीं, वो तो उनकी वेश में कोई और आया है। कह रहा है ऐसी तैसी हुक्म की, तेरा हुक्म जमादार लहना सिंह जो इस वक्त यहां सबसे बड़ा अफसर है उसका हुक्म है। मैं लेफ्टन साहब की खबर लेता हूं। कह रहा है अभी यहां का सबसे बड़ा अधिकारी मैं हूं, अभी यहां पर सबसे बड़ा अफसर मैं हूं, मैं तुझे हुक्म देता हूं तो मेरा हुक्म मान और जल्दी से जा। उसका हुक्म है, मैं लेफ्टन साहब की खबर लेता हूं, ये जो लेफ्टन साहब बन के आया है मैं इसकी खबर लेता हूं। कह रहा पर यहां तो तुम 8 ही हो, पर यहां तो तुम कितने हो, 8 ही हो। कह रहा 8 नहीं 10 लाख, एक एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। एक एक अकालिया सिख किसके बराबर होता है, 1.25 लाख के बराबर होता है। तो भूल गया क्या, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तब गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। आगे चले जाओ, लौटकर खाई के मुहाने पर लहना सिंह दीवार से चिपक गया।
लौटकर क्या हुआ, लौटकर खाई के मुहाने पर लहना सिंह दीवार से चिपक गया। उसने देखा कि लपटन साहब ने जेब से बेल के बराबर 3 गोले निकाले। उन्होंने क्या किया, 3 गोले निकाले भाई, क्योंकि वो लपटन साहब तो थे ही नहीं, उनके कपड़े पहन के कोई दूसरा व्यक्ति आया था। तीनों को जगह जगह खंदक की दीवारों से घुसेड़ दिया और तीनों में एक तार सा बांध दिया। तीनों को क्या किया भाई, 3 जगह पर सेट कर दिया और तीनों को में ही एक तार सा बांध दिया। आगे तार के आगे सूत की एक गुत्थी थी जिसे सिगड़ी के पास रखा। क्या कह रहे हैं कि सूत के आगे गुत्थी थी जिसे सिगड़ी के पास रखा, बाहर की तरफ कर एक दिया सलाई जलाकर गुत्थी पर रखने। ये प्रोसेस चली ही थी कि इतने में क्या हुआ, बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर लहना सिंह ने साहब की कोहनी पर तान दे मारा। तुरंत ही क्या किया, लहना सिंह ने उल्टी बंदूक उठाई और तुरंत बिजली की तरह बिल्कुल तेज, एकदम तेज भाई, बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर लहना सिंह ने बंदूक की कोहनी भाई साहब की कोहनी पर तान कर दे मारा। धमाके के साथ साहब के हाथ से दिया सलाई गिर गई। लहना सिंह ने एक कुंदा साहब की गर्दन पर मारा और साहब आंख जमीन गोट ओ माय गॉड कहते हुए, क्या कह रहे हैं, ओ माय गॉड कहते हुए चित्त हो गए। मर गया भाई वो आदमी, तो चित्त हो गया। लहना सिंह ने तीनों गोले बीन कर खंदक के बाहर फेंके और साहब को घसीटकर सिगड़ी के पास लिटाया। जेबों की तलाशी ली, 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकालकर उन्हें अपनी जेब के हवाले किया। 3-4 उसमें लिफाफे थे और एक डायरी थी, उन्हें अपने जेब में रख लिया। ये काम किसने किया है, तो भाई लहना सिंह ने किया। आगे देखिएगा, साहब की मूर्छा हटी। ये जो साहब वहां पर भाई चित्त हुए थे, मरे नहीं थे अभी, चित्त हुए थे, उनकी मूर्छा हटी। लहना सिंह हंसकर बोला, क्यों लपटन साहब, मिजाज कैसा है? आज मैंने बहुत बातें सीखी। आज मैंने क्या सीखा, बहुत बातें सीखी। यह सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं। आज मुझे यह भी पता लगा कि सिख सिगरेट पीते हैं। तुम्हें यह नहीं पता कि मैं सिख हूं, तो मुझे सिगरेट क्यों ऑफर कर रहे हो? कह रहे हैं कि यह सीखा कि जगाधारी के जिले में नील गायें होती हैं और उनके 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं। जगाधरी के गांव में क्या होती है भाई, नील गायें भी होती हैं, ये भी मुझे पता लगा आज। और उनके 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं। यह सीखा कि मुसलमान खानसामा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं, ये भी मुझे पता लगा। भाई वो जो खानसामा मुस्लिम था, वो मूर्तियों पर जल क्यों चढ़ाएगा? मुस्लिम तो भाई मंदिर नहीं जाएगा ना, वो तो मस्जिद जाएगा, वो तो नमाज पढ़ेगा, वो तो चादर चढ़ाएगा, पर वो मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं। और लपटन साहब खोते पर चढ़ते हैं। पर यह तो कहो, ऐसी साफ उर्दू कहां से सिखाए? इतनी साफ उर्दू, इतनी बेहतरीन उर्दू कहां से सिखाए भाई? हमारे लपटन साहब तो बिना डैम के 5 लफ्ज भी नहीं बोला करते थे। हमारे लपटन साहब तो बिना रुके 5 शब्द भी नहीं बोला करते थे। लहना ने पतलून की जेबों की तलाशी नहीं ली थी। साहब ने मानो जाड़े से बचने के लिए दोनों हाथ जेबों में डाले। ऐसा लगा जैसे उन्होंने जेबों में हाथ डाले। क्यों डाले भाई? ठंड से बचने के लिए। आगे लहना सिंह कहता गया, चालाक तो बड़े हो, पर मांझे का लहना इतने बरस लपटन साहब के साथ रहता है, उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। 3 महीने हुए एक तुर्की मौलवी मेरे गांव में आया था। आगे बात बता रहे हैं कि 3 महीने हुए, 3 महीने हो गए हैं, एक तुर्की मौलवी मेरे गांव आया था, औरतों को बच्चे होने की ताबीज बांटता था और बच्चों को दवाई देता था। और बच्चों को क्या देता था जी? दवाई देता था। अच्छा, अब ये कौन सी दवाई दे रहा भाई? चौधरी के बड़ के नीचे मंजा बिछाकर हुक्का पीता रहता था और कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं। जर्मनी वाले क्या है, तो भाई बड़े पंडित हैं, ऐसा कहता था। आगे, जर्मनी वेद पढ़ पढ़कर उसमें से
विमान चलाने की विद्या जान गए हैं, गौ को नहीं मारते। वेद पढ़ पढ़ कर क्या हुआ है? वेद पढ़ पढ़ कर भाई ये विमान चलाने की विद्या जान गए हैं, गौ को नहीं मारते। आगे कह रहे हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद कर देंगे। ऐसी बात करते हैं कि हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद कर देंगे। मंडी के बनियों को बहकाता था कि डाक खाने से रुपये निकाल लो, सरकार का राज्य जाने वाला है। डाक बाबू पोल्हू राम भी डर गया था। लोगों को क्या डरा रहा है कि डाक खाने से रुपये निकाल लो जी, डाक खाने से रुपये निकाल लो, डाक खाने से रुपये निकाल लो। क्यों निकाल लो? क्योंकि यह सरकार अभी जाने वाली है भाई, ये सरकार जाने वाली है। ठीक है, तो ये पूरा प्रकरण आ रहा है। आगे देखिएगा, कह रहे मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मोड़ दी, मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मोड़ दी थी और गांव से बाहर निकाल कर कहा था, जो मेरे गांव में अब पैर रखा तो, अगर अब मेरे पांव में पैर, मेरे गांव में अगर पैर रखा तो भाई मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, बच नहीं पाओगे फिर, ऐसा वाला। साहब की जेब में से पिस्तौल चला और लहना की जांग में गोली लगी। उन्होंने जेब से तुरंत पिस्तौल निकाली। अब इसने बाकी की जेब तो चेक की, पर पैंट की जेब चेक करना ये भूल गया। साहब की जेब से पिस्तौल चला और लहना की जांग में गोली लगी। देख रहे हो कितना कमीना आदमी है कि उसने तो मारा नहीं है, लहना सिंह चाहता तो मार सकता था इसे, पर उसने नहीं मारा है। उसने तुरंत पिस्तौल से गोली भाई चला दी, लहना की जांग में गोली लगी। इधर लहना की हेनरी मार्टिनी के 2 फायरों ने साहब की कपाल क्रिया पर कर दी। तुरंत ही क्या हुआ, लहना सिंह ने 2 फायर मारी और जो वो साहब थे उनके भाई कपाल की क्रिया हो गई, यानी कि कपाल उनका फूट गया पूरा। धड़ाका सुनकर सब दौड़ाए। जब ये धड़ाका हुआ, जब ये धमाका हुआ, आवाज आई तो सब दौड़ाए। बोधा चिल्लाया, क्या है भाई? बोधा चिल्ला रहा है, क्या है? लहना सिंह ने उसे तो यह कहकर सुला दिया कि एक हड़का हुआ कुत्ता आया था, मार दिया। एक कुत्ता आया था, पागल सा था, मार दिया उसको। ठीक है भाई, और औरों से सब हाल कह दिया। सब बंदूकें लेकर तैयार हो गए। लहना ने साफा फाड़कर घाव की दोनों तरफ पट्टियां कसकर बांधी। लहना ने क्या किया, एक साफा अपना जो था, जो उसने साफा पहना था, ठीक है भाई, लहना ने साफा फाड़कर घाव की दोनों तरफ पट्टियां कसकर बांध ली। घाव के दोनों तरफ क्या कर लिए जी, पट्टियां कसकर बांध ली। आगे, घाव मांस में ही था, पट्टियों के कसने से लहू निकलना बंद हो गया। जब उसने पट्टियां कस ली तो अब खून का निकलना बंद हो गया। उतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। उतने में ही क्या हुआ, क्योंकि भाई उनका तो प्लान था जर्मन का। 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। सिखों की बंदूकों की बाढ़ ने पहले धावे को रोका, दूसरे को रोका, पर यहां थे 8। यहां कितने थे भाई? 8। लहना सिंह तक कर मार रहा था, वह खड़ा था और लेटे हुए थे, और लोग भाई लेटे हुए थे, और वे 70 थे। वे कितने थे भाई? 70 थे। भाई कठिन तो है। आगे, अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुसे आते थे। मतलब जो उनके ही भाई बंधु थे, जो मरे पड़े थे, उनके शरीरों पर चढ़ चढ़ कर आ रहे, अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुसे आते थे। थोड़े से मिनटों में ही वे क्या कर दे रहे थे? वे तहलका मचा दे रहे थे। अचानक आवाज आई, वाह गुरु जी की, वाहे गुरु जी की फतेह, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह, वाहे गुरु जी का खालसा। यह आवाज आई और धड़ाधड़ बंदूकों के फायर जर्मनों की पीठ पर पड़ने लगे। ऐन मौके पर जर्मन 2 चक्की के पाटों के बीच में आ गए। ऐन मौके पर क्या हुआ, जर्मन जो है वो चक्की के 2 पाटों के बीच में आ गए। भाई ऐसी उनकी स्थिति हो गई। पीछे से सूबेदार हजारा सिंह के जवान आग बरसाते थे। इधर से तो ये लोग गोली मार रहे थे भाई,
खंदक में, और उधर से सूबेदार हजारा सिंह के जवान आग बरसा रहे थे। अब वो चक्की में पिस गए भाई, दोनों तरफ से फंस गए, और सामने लहना सिंह के साथियों के संगीन चल रहे थे। यहां से लहना सिंह के साथियों के बंदूक धड़ाधड़ 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 चल रहे थे। पास आने पर पीछे वालों ने भी संगीन पिरोना शुरू कर दिया। पास आने पर क्या हुआ, पीछे वालों ने भी बड़ा ठोका भाई। एक किलकारी और अकाल सिक्खा दी फौज आई, वाहेगुरु जी दी फतेह है, वाहेगुरु जी दा खालसा। क्या कहना, वाहेगुरु जी दी फतेह, वाहेगुरु जी दा खालसा, सत श्री अकाल पुरुष। और लड़ाई खत्म हो गई। और लड़ाई क्या हो गई जी, खत्म हो गई। 63 जर्मन या तो खेत रहे या कराह रहे थे। 63 जर्मन या तो भाई क्या हुए, या तो खेत रहे, या तो मर गए, या कराह रहे थे, बहुत गंदी तरीके से उन्हें चोट लगी थी। सिखों में 15 के प्राण गए। सिखों में कितनों के प्राण चले गए जी, 15 के प्राण गए। और सूबेदार के दाहिने कंधे में से गोली आर पार निकल गई। सूबेदार के दाहिने कंधे में से क्या हुआ, गोली जो है वो आर पार निकल गई, यहां लगी और यहां से पीछे निकल गई। जैसा वो कह रहा था एक्चुअल में हो वैसा ही गया। लहना सिंह की पसली में एक गोली लगी, उसने घाव को खंदक की गोली मिट्टी से पूर लिया और बाकी का साफा कसकर कमरबंद की तरह लपेट लिया। बड़ा गजब का योद्धा है लहना सिंह। पसली में एक गोली लगी, जांग में एक गोली लगी ही थी, पसली में लग गई, उसने घाव को खंदक की गीली मिट्टी से पूर लिया, जो घाव हुआ उसमें गीली मिट्टी लगा दी और बाकी का साफा कसकर कमरबंद की तरह लपेट लिया। किसी को खबर ना हुई कि लहना के दूसरा घाव भारी घाव लगा है। किसी को यह खबर नहीं हुई कि लहना सिंह के जो दूसरा घाव लगा है वो भारी घाव लगा है, खबर नहीं होने दी भाई किसी को। आगे कह रहे हैं लड़ाई के समय चांद निकल आया था। लड़ाई के समय क्या हुआ था, चांद निकल आया था। ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ क्षयी नाम सार्थक होता है। जिससे क्या होता है, संस्कृत कवियों का क्षयी नाम सार्थक होता है। और हवा ऐसी चल रही थी जैसी कि बाणभट्ट की भाषा में दंत वीणोपदेशाचार्य कहलाती। ऐसी भाई ऐसी, ठीक है ना, ऐसी चल रही थी। हवा कैसी चल रही थी, जैसे बाणभट्ट के शब्दों में हो दंत वीणोपदेशाचार्य। आगे वजीरा सिंह कह रहा था कि कैसे मन मन कर फ्रांस की भूमि मेरे बूटों से चिपक रही थी। मैं दौड़ा दौड़ा सूबेदार के पीछे गया। वजीरा सिंह क्या कह रहा था, वजीरा सिंह कह रहा था कि कैसे मन मन कर फ्रांस की ये जो भूमि है, ये फ्रांस की भूमि मेरे बूटों से चिपक रही थी जब मैं दौड़ा दौड़ा सूबेदार के पीछे गया था। सूबेदार लहना सिंह से सारा हाल सुन और कागजात पाकर उसकी तुरंत बुद्धि को सराह रहे थे और कह रहे थे कि तू ना होता तो आज सब मारे जाते। लहना सिंह की बुद्धि को सराह रहे थे। कौन सराह रहे थे भाई, सूबेदार साहब सराह रहे थे कि लहना सिंह तुमने बहुत शानदार काम किया है, अगर तू नहीं होता तो आज सब मारे जाते, अगर तू नहीं होता तो आज सबके सब मारे जाते, ऐसा कह रहे हैं। आगे देखिए, कह रहे हैं इस लड़ाई की आवाज 3 मील दाहिनी ओर की खाइयों ने सुन ली। उन्होंने पीछे से टेलीफोन कर दिया। वहां से झटपट 2 डॉक्टर और 2 बीमार होने की गाड़ियां चली, बीमार ढोने की गाड़ियां चली, जो कोई 1.5 घंटे के अंदर आ पहुंची। कितने घंटे में आ पहुंची जी, 1.5 घंटे में आ पहुंची। फील्ड अस्पताल नजदीक था, फील्ड का जो अस्पताल था वो नजदीक था। सुबह होते होते वहां पहुंच जाएंगे, इसलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल लिटाए गए और दूसरी गाड़ी में लाशें रखी गई। एक गाड़ी में तो लाशें रखी गई और एक गाड़ी में घायल। सूबेदार ने लहना सिंह की जांग में पट्टी बंधवानी चाहिए, पर उसने यह कहकर टाल दिया कि थोड़ा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। बोधा सिंह ज्वर में बर्रा रहा था। बोधा सिंह को क्या हो रहा था भाई,
ज्वर हुआ था, ज्वर यानी कि बुखार आया था और वो बर्रा रहा था, वो भाई बहुत परेशान हो रहा था, वो सहन नहीं कर पा रहा था भाई ज्यादा। लेकिन लहना सिंह के एक घाव घुटने में लगा है, एक घाव पसलियों में लगा है, ठीक है जी, एक घाव लगा है पसलियों में, एक घाव लगा है घुटने में, तो वो भाई जांग में, पर फिर भी वो कराह नहीं रहा है अभी भी। आगे, वह गाड़ी में लिटाया गया। कौन? बोधा सिंह। लहना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। यह देखकर लहना ने कहा, तुम्हें बोधा की कसम है और सूबेदारनी की सौगंध, जो इस गाड़ी में न चले जाओ। इन्हें किसकी कसम दे रहे हैं? बोधा की कसम दे रहे हैं। बोधा कौन है? तो उनका बेटा है। किसका? सूबेदार का। तुम्हें बोधा की कसम है और सूबेदारनी की सौगंध है, जो इस गाड़ी में न चले जाओ। आपको कसम है सूबेदार साहब, आपको बोधा की कसम है और आपको कसम है सूबेदारनी की कि आप जाइए। और तुम? सूबेदार पूछ रहे हैं, और तुम? तो तुम क्या करोगे? कह रहे मेरे लिए वहां पहुंचकर गाड़ी भेज देना, और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ियां आती होंगी। मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूं, वजीरा सिंह मेरे पास है ही। बड़ा हिम्मत वाला है भाई लहना सिंह। दो घाव के बाद भी कह रहे देखते नहीं हो मैं खड़ा हूं, मैं तो स्वस्थ हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ। अच्छा, पर आगे कह रहे बोधा गाड़ी पर लेट गया। भला आप भी चढ़ जाओ। सुनिए तो सूबेदार जी, होरा को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिख देना। अगर आप चिट्ठी लिखो होरा को तो मेरा मत्था टेकना भी लिख देना, कि मैं नमस्कार कह रहा था, मैं नमन कह रहा था, मैं सत श्री अकाल कह रहा था, मेरा भी लिख देना। और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उन्होंने कहा था वह मैंने कर दिया। और घर में क्या कह देना? कि मुझसे जो उन्होंने कहा था वो मैंने कर दिया, जो मुझे वादा दिया गया था, जो मुझसे कहा गया था वो मैंने कर दिया है, वो मैंने पूर्ण किया है, मैंने अपने प्रेम को निभाया है। आगे देखिएगा, गाड़ियां चल पड़ी थी। सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लहना का हाथ पकड़कर कहा, तूने मेरे और बोधा के प्राण बचाए, लिखना कैसा? तूने मेरे और बोधा के प्राण बचाए हैं, लिखना कैसा? साथ ही घर चलेंगे, अपनी सूबेदारनी को तू ही कह देना उसने क्या कहा था, उसने क्या कहा था। भैया सूबेदारनी कौन है? ये वही है जिससे ये लहना सिंह पूछता था, तेरी कुड़माई हो गई है, तेरी कुड़माई हो गई है, तेरी कुड़माई हो गई है, और वो कह देती थी धत और भाग जाती थी। ये वही है, अब सूबेदारनी बनी है, सूबेदार इसका बड़ा अफसर है। और उस लड़की ने इससे कहा था कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरे पति की रक्षा कर देना। भाई प्यार का ऐसा रूप नहीं देखा होगा तुमने कि तुम मुझसे प्यार करते हो। कह रहा हाँ मैं करता हूं, जिंदगी भर करता रहूंगा। तो वो कह रही है कि मेरे पति की रक्षा कर देना, मैं समझूंगी कि तुमने मेरे प्यार का मान रखा। कह रहा बिल्कुल, तुमने कह दिया और तुम्हारे पति की रक्षा मैं करूंगा। ऐसे अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ, मैंने जो कहा है वह लिख देना और कह भी देना। गाड़ी के जाते ही लहना लेट गया। गाड़ी के जाते ही क्या हुआ? लहना लेट गया, क्योंकि उसके दर्द तो हो रहा था, वो जैसे तैसे कंट्रोल कर रहा था। कह रहा वजीरा पानी पिला दे। अब हालत खराब हो रही, हालत तो पहले भी खराब थी, पर कंट्रोल करके वो जैसे तैसे काम चला रहा था। कह रहा वजीरा पानी पिला दे और मेरा कमरबंद खोल दे, तर हो रहा है। मेरा ये जो कमरबंद है इसे खोल दे, ये तर हो रहा है क्योंकि खून बह रहा है उसमें। आगे कह रहे हैं मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति साफ हो जाती है, जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती हैं। होता ना भाई ऐसा कि मृत्यु से पहले सारी घटनाएं याद आने लगती हैं, ऐसा हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था, वो सब याद आने लगती हैं। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं, समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। जो समय की धुंध है वो उन पर हट जाती है। सारे दृश्य दिखने लगते हैं भाई, लगातार 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 सब कुछ हमें याद आने लगता है। जीवन की सारी बातें
2-3 मिनट में फ्लैशबैक में सब कुछ याद आ जाती है। आगे देखिए, कह रहे कि लहना सिंह 12 वर्ष का है, अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ है। वही चीजें याद आ रही हैं इसको। लहना सिंह 12 वर्ष का है, अमृतसर में मामा के यहाँ आया है, दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, हर कहीं उसे 8 वर्ष की लड़की मिल जाती है। जब वह पूछता है तेरी कुड़माई हो गई, तब धत्त कहकर वह भाग जाती है। एक दिन उसने ही पूछा तो उसने कहा हाँ कल हो गई। उसने क्या पूछा था कि तेरी कुड़माई हो गई है, तेरी सगाई हो गई है, तो उस लड़की ने जवाब दिया था हाँ कल हो गई है। देखते नहीं या रेशम के फूलों वाला शालू, देखते नहीं यह रेशम के फूलों वाला शालू। सुनते ही लहना सिंह को दुख हुआ, क्रोध हुआ। क्यों हुआ? दुख भी हुआ, क्रोध भी हुआ, गुस्सा आया भाई उसको। अरे यार पहले बता देती, उतने दिन से, और कल ही हुई तो घर में नहीं बता सकती थी कि भाई एक लड़का है मुझे पसंद करता है, बता देती। गुस्सा भी आया उसे, दुख भी हुआ कि यार जिस लड़की को मैं पसंद करता था इसकी तो कुड़माई हो गई है। आगे, वजीरा सिंह पानी दे, वजीरा सिंह पानी दे, वजीरा सिंह से कह रहा है। आगे, 25 वर्ष बीत गए। अब लहना सिंह नंबर 77 राइफल्स में, लहना सिंह कहाँ है? नंबर 77 राइफल्स में जमादार हो गया है। उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही न रहा, उस 8 वर्ष की कन्या को ध्यान ही न रहा। न मालूम वह कभी मिली थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे की पैरवी करने वह अपने घर गया। एक बार वह 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे की पैरवी करने अपने घर गया था। वहां रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली कि फौज लाम पर जाती है, फौरन चले आओ। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली कि मैं और बोधा सिंह भी लाम पर जाते हैं, लौटते समय हमारे घर होते जाना। क्या कह रहे हैं? सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली है भाई कि मैं और बोधा सिंह लाम पर जाते हैं, हम युद्ध पर जा रहे हैं, लौटते समय हमारे घर जाना, लौटते समय हमारे घर भी जाते आना, साथ चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था और सूबेदार उसे बहुत चाहता था। लहना सिंह सूबेदार के यहां पहुंचा। लहना सिंह कहां पहुंचा जी? सूबेदार के यहां पहुंचा। अब सूबेदार के यहां कौन मिलने वाली है? सूबेदारनी मिलेगी। ये सूबेदारनी कौन है? वही जिसकी कुड़माई हो गई थी। देखिएगा, कह रहे जब चलने लगे तब सूबेदार बेड़े में से निकल कर आया। बोला लहना, सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है, मिल आ, कि वो तुझे बुला रही है, मिल आ, वो तुझे बुला रही है, मिल आ। लहना सिंह भीतर पहुंचा। सूबेदारनी मुझे जानती है? कह रहा सूबेदारनी मुझे जानती है? कैसी बात कर रहे हो? कैसे जानेंगे मुझे भला? क्या कैसे जानेंगे? कब से? रेजिमेंट के क्वार्टरों में तो कभी सूबेदार के घर के लोग रहे नहीं। कि रेजिमेंट के क्वार्टरों में तो कभी सूबेदार के घर के लोग रहे नहीं, फिर सूबेदार नहीं मुझे कैसे पहचानती हैं? आगे, दरवाजे पर जाकर मत्था टेकना कहा। आशीष सुनी, लहना सिंह चुप। लहना सिंह चुप हो गया। वो लड़की कह रही है मुझे पहचाना, लड़की कह रही है मुझे पहचाना। जवाब आ रहा नहीं। आगे बात हो रही कि तेरी कुड़माई हो गई, धत कल हो गई। देखते ही रेशमी बूटों वाला शालू अमृतसर में भावों की टकराहट से मूर्छा खुली, करवट बदली, पसली का घाव बह निकला। ये सब वो सोच रहा है, ये सब वो सोच रहा है कि ऐसा ऐसा हुआ था जब लड़ाई से पहले मैं सूबेदार हजारा सिंह के घर गया था तो सूबेदार नहीं मिली थी और ये बात हुई थी। तेरी कुड़माई हो गई, धत कल हो गई। देखते नहीं रेशमी बूटों वाला शालू अमृतसर में भावों की टकराहट से मूर्छा खुली। ये जो भाव आपस में टकराए इससे क्या हुई? मूर्छा खुली, करवट बदली, पसली का घाव बह निकला। पसली का घाव भाई बह निकला। वजीरा पानी पिला, उसने कहा। यह है भाई चैप्टर का नाम, वजीरा पानी पिला, उसने कहा था। वजीरा पानी पिला, उसने कहा था। किसने कहा था भाई? कौन कह रहा है ये? तो ये
उसने मतलब मुख्य रूप से भाई एक बात किसने कही थी? उसकी उस प्रेमिका ने, जिसकी कुड़माई हो गई थी। स्वप्न चल रहा है, सूबेदारनी कह रही है मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया, एक काम कहती हूं तेरे को भाग फूट गए, मेरे तो भाग फूट गए, मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया, एक काम कहती हूं। तब तो नहीं पहचान पाई ये कमबख्त, जब वो प्यार कर रहा था। अब कह रही है कि एक काम कहती हूं, मेरे तो भाग फूट गए, सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है, लायलपुर में जमीन दी है, आज नमक आज नमक हलाली का मौका आया है, पर सरकार ने हम तीमियों की घगरियां पलटन क्यों न बना दी, जो मैं भी सूबेदार जी के साथ चली जाती, कि मैं भी सूबेदार जी के साथ चली जाती, हमारी भी पलटन बना दी होती, महिलाओं की भी पलटन बना दी जाती। एक बेटा है, फौज में भर्ती हुए, उसे 1 ही वर्ष हुआ, उसके पीछे 4 और हुए, पर एक भी नहीं जिया। एक बेटा है सिर्फ, वो फौज में भर्ती हो गया, इसके बाद 4 और हुए, लेकिन कोई भी उनमें से जी नहीं पाया। सूबेदारनी रोने लगी। अब दोनों जाते हैं मेरे भाग, तुम्हें याद है एक दिन टांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था, तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे, एक दिन तुमने मेरे प्राण बचाए थे, याद है? जब तांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था, याद दिला रही है? जब वो 8 साल की है, ये 12 साल का है, और दोनों अमृतसर में मिले हैं, कभी कभी मिल जाते हैं भाई, 2 दिन 4 दिन के गैप में मिल जाते थे ये, तब की बात कह रहे हैं। कह रहे कि आप घोड़े की लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था, ऐसे ही इन दोनों को बचाना, ऐसे ही इन दोनों को बचा देना, मेरे पति को और मेरे बच्चे को बचा देना, ऐसे ही इन दोनों को बचाना, यह मेरी भिक्षा है। यह क्या है? मेरी भिक्षा है, मैं तुझसे भीख मांगती हूं, मैं तुझसे भीख मांगती हूं, मेरे बच्चे को और मेरे पति को बचा देना, तुम्हारे आगे मैं आंचल पसारती हूं, तुम्हारे आगे मैं आंचल पसार के भीख मांगती हूं। रोते रोते सूबेदारनी ओबरी में चली गई। रोते रोते क्या हुआ? सूबेदारनी भाई ओबरी में चली गई, वो अंदर चली गई भी। लहना भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आया। वजीरा सिंह पानी पिला, उसने कहा था। वजीरा सिंह पानी पिला, उसने कहा था। आगे, लहना सिंह का सिर अपनी गोद में रखे वजीरा सिंह बैठा है, जब मांगता है तब पानी पिला देता है। आध घंटे तक लहना सिंह चुप रहा, फिर बोला, कौन? कीरत सिंह? कौन? कीरत सिंह? वजीरा सिंह कुछ समझकर कहा, हाँ भैया, मुझे और ऊंचा कर ले, अपने पट पर मेरा सिर रख दे, मुझे भाई थोड़ा सा और ऊपर कर ले, मेरा सर थोड़ा और ऊपर कर दे। वजीरा ने वैसा ही किया। वजीरा ने क्या किया? वैसा ही किया, उसका सर थोड़ा और ऊपर कर दिया। आगे, हाँ अब ठीक है, पानी पिला दे, बस अब के हाड़ में यह आम खूब फलेगा। अब वो सोच रहा है, उसने क्या कहा था? मेरी मृत्यु कहां होगी? मेरे घर के आंगन में होगी, और उस पेड़ के नीचे होगी जिस पेड़ को मैंने ही लगाया है। अब के हाड़ में यह आम खूब फलेगा। चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही यह आम है, जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने मैंने इसे लगाया था। दोनों एक ही महीने की बात। जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही यह आम है, जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने मैंने इसे लगाया था। वजीरा सिंह के आंसू टप टप टपक रहे थे। वजीरा सिंह के आंसू टप टप टपक रहे थे। कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबारों में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम 16वीं सूची मैदान में घावों से मरा, नंबर 77 सिख राइफल्स जमादार लहना सिंह। ये अखबारों में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची मैदान में घावों से मरा, नंबर 77 सिख राइफल्स जमादार लहना सिंह, और हो गई उसकी मृत्यु। उसने कहा था, उसने कहा था, उसने क्या कहा था? कि मेरे पति की और मेरे बच्चे की रक्षा कर देना। तुम मुझसे प्रेम करते हो तो
ये भीख मुझे देना, मैं आंचल तुम्हारे सामने फैलाती हूं, मेरे पति की और मेरे बच्चे की रक्षा कर देना। जब उन्हें गोली लगे तो खुद गोली खा लेना, लेकिन उन्हें बचा देना। ये प्रेम है लहना सिंह का। आशा करता हूं कि आपको ये कहानी बड़ी ही पसंद आई होगी। इसके प्रश्नों के उत्तर आपने अब खुद से देने हैं कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है, कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है। कहानी के पात्रों की एक सूची तैयार करें। कौन कौन है भाई इसमें पात्र? जैसे लहना सिंह एक पात्र है, सूबेदारनी है और वजीरा सिंह है, सूबेदार साहब हैं, बोधा सिंह है। लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दे। लहना सिंह कौन है भाई, गांव कहाँ है, ये किस किस राइफल्स में है और कैसा व्यक्ति है, कितना बहादुर व्यक्ति है, ऐसा पाठ से लहना और सूबेदारनी के संवादों को एकत्र करें। ऐसा कुछ इन प्रश्नों के उत्तर आप लोगों ने देने। ठीक है जी। तो ये था चैप्टर, ये है चैप्टर। और एक होमवर्क है आपका PWHW। PWHW इसका उत्तर आपने कमेंट सेक्शन में देना भाई। PWHW इसका उत्तर कहां देंगे? कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। प्रश्न है आपके पास कि उसने कहा था, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है, इसका उत्तर आपने देना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है जी, ये है आपका होमवर्क। आशा करता हूं कि ये कहानी आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से, उम्दा तरीके से पसंद आई होगी। आप लोगों ने बहुत ध्यान से इस सेशन को पढ़ा होगा, देखा होगा और ये जो कहानी है ये आपको हृदयंगम हुई होगी। इसमें से कोई भी प्रश्न अगर आपके एग्जाम में बनेगा तो आप उसका उत्तर बखूबी दे पाएंगे, चाहे वो बहुविकल्पी प्रश्न हो यानी कि MCQ वाला क्वेश्चन हो या फिर वो लिखित प्रश्न हो, उसका आपने उत्तर देना हो, लिखित रूप में उत्तर देना हो, उसका उत्तर भी आप लोग दे पाएंगे। ठीक है भाई, एक बार इस कहानी की रीडिंग खुद से और लगा लीजिएगा। आज ने लगा के एक हफ्ते बाद, 10 दिन के बाद इस कहानी को एक बार दोबारा पढ़िएगा। ये जो मैंने पढ़ाई, ये स्मृतियां आपको फिर से ध्यान आ जाएंगी। चैप्टर बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा आपके लिए, फिर कभी भी इसमें दिक्कत नहीं होगी। पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, खेल कूद करते रहिए, बढ़िया तरीके से मन लगाइए। ठीक है, और इस बार तहलका तहलका करना है एग्जामिनेशन में, झंडा बुलंद करना है माता पिता का, गुरुओं का और अपना नाम रोशन करना है। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।